नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धमीजा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 4 ऑफ यूनिट 10 दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, अगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से 50% चांसेस ये हैं कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 50% ही चांसेस ये हैं कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। सो इस वीडियो के अंदर हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंसेप्ट दोनों पर फोकस करेंगे। ओके, जो इसका सब्जेक्ट मैटर रहेगा वो ये रहेगा कि हम इसमें मीनिंग डिस्कस करेंगे हाउस प्रॉपर्टी का, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं एक प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करने के लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम किस तरह ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, किस तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एंड लास्ट हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में आस्क किए जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी हैं, नेट एग्जाम की फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी हैं कॉमर्स एग्जाम की, तो आप वो भी कर लीजिएगा। वो मैंने अकेडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, ओके, अगर हम बात करें कि किसी इंडिविजुअल को या क्यों इनकम होती है तो कौन कौन से सोर्सेज से होती है। देखो, या तो अगर आप ऑफिशियल पर्सन हो तो आपको जो इनकम होगी सैलरी के थ्रू होगी, ठीक है। और दूसरा है, अगर आपको इनकम हो सकती है तो हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी से कैसे, मान लो आपके पास एक घर था, ठीक है, आपने 2 घर है, मान लो आपके पास एक वैसे ले रखा है एक्स्ट्रा में, तो उसको आपने रेंट पे दे रखा है। अब उससे जो रेंट आ रहा है तो वो किस चीज़ में लेके चलोगे, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्ड जो इनकम हो सकती है वो आपको पीजीपीपी, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आपकी कोई दुकान है, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है किसी भी तरह का, उससे आपको इनकम हो रही है, वो कहाँ लेके जाओगे, वो पीजीपीपी में लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा, ओके, या कोई एसेट्स खरीदी, गोल्ड खरीदा, उस गोल्ड को आपने सेल कर दिया, उसको सेल करने के बाद आपको कोई प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को आप कहाँ लेके जाओगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अगर इसके बाद कुछ बचता है, मान लो मैं केबीसी खेलने चला गया, कौन बनेगा करोड़पति, वहाँ पे मुझे इनकम हुई, ठीक है, मान लो मैं 5 करोड़ जीत आया, वैसे तो इतने बनते नहीं है लेकिन 5 फिर भी मान के चलते हैं कि मैं 5 करोड़ जीत आया, तो वो जो इनकम हुई है वो मैं कहाँ लेके चलूँगा, वो बची हुई इनकम मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लेके चलूँगा। तो दैट्स वाई उस इनकम पर मेरे को 30% टैक्स देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ओके, तो ये थे हमारे हेड्स। तो मेनली जो इनकम को कैटेगराइज कर रखा है कि जहाँ जहाँ से इनकम होगी वो मैं इन हेड्स के अंदर इंक्लूड करके चलूँगा। ओके, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा एज्यूम करा जाए कौन से हेड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 हेड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो अगर आप एग्जाम उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर को, तो इन 2 हेड्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन 2 हेड्स पर फोकस करेंगे। जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ओके, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जैसे जैसे मैं नई नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ओके, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अब बात आता है कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो एनी बिल्डिंग और लैंड अपरेंट देयर टू। तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है कि बिल्डिंग होनी चाहिए या लैंड होना चाहिए, जबकि लैंड कोई सिंगल नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो मेरे पास एक प्लॉट पड़ा है, मान लो मेरा घर भी है और मेरे पास एक प्लॉट पड़ा है। अब वो जो प्लॉट है वो मेरी कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक उसको मैं 4 दीवारी नहीं बना लेता या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगा लेता। खाली प्लॉट कभी भी मेरा हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा। दैट्स वाई अपरेंट देयर टू, इसका मतलब यह है कि आपके अगर कोई बिल्डिंग है ये लैंड से लिंक रखनी चाहिए, ठीक है, उस लैंड के ऊपर कोई ना कोई बिल्डिंग होनी चाहिए। दूसरा, ऑफ विच द असेसी इज द ओनर, जिसकी इनकम को असेस किया जाएगा वो उसका ओनर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड ये है विच इज़ नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को मैं तभी हाउस प्रॉपर्टी कह सकता हूँ जब तक वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं की जाएगी। अगर मैं उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ करूँगा तो उसको मैं कभी भी हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करूँगा। उससे जो इनकम होगी वो कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाएगी। ओके, तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल के अंदर, तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, सबसे पहला है बिल्डिंग और लैंड एक्सेप्शंस अंडर हाउस प्रॉपर्टी। अब हमने कहा कि जो बिल्डिंग और लैंड अपरेंट देयर टू, जो बिल्डिंग होगी और लैंड होगी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व होगी, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या है, कौन कौन सी बिल्डिंग को मैं इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं लेके चलूँगा, वो देखते हैं। बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स लेट आउट टू एम्प्लॉयज़। मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मान लो एक मेरी बहुत बड़ी शॉप है, उसके अंदर मैं कुछ एम्प्लॉयज़ भी रख रखे हैं, ठीक है। अब मान लो उन एम्प्लॉयज़ को, मेरे पास एक घर पड़ा था, वो मैंने कहा कि चलो यार तुम क्यों अपने घर जाते हो, तुम ऐसे करो, मेरे पास एक घर है वो उसको मैं तुमको रेंट पे दे देता हूँ, ठीक है, तुम वहीं रह लिया करो। ओके, तो मैं तुमको तुम्हारी सैलरी में से कुछ पैसे काट लिया करूँगा। तो इस तरह की जो बिल्डिंग रेंट पे दी जाती है ये कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़, जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं को उसने वो दे रखा है, रेंट पे दे रखा है। तो डेट्स वाई
ऐसी जो बिल्डिंग होगी वो कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो रेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड है कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। मान लो कि मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी है, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारी एसेट्स भी है, फर्नीचर है, मान लो कोई मशीनरी भी है, कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मशीनरी भी पड़ी है, कोई दूसरे एसेट्स हैं, और वो बिल्डिंग इस तरह की है कि उसका मैंने जो रेंट लगाया है ना वो कंपोजिट रेंट लगाया है, मतलब कि सारी चीज़ों का रेंट इकट्ठे लगा दिया, एसेट्स का भी है, उसके अंदर बिल्डिंग का भी है, हर एक चीज़ का रेंट मैंने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। और रेंट इस तरह का है जिसमें से मैं बिल्डिंग का रेंट सेपरेट नहीं कर सकता, मतलब कि अगर आप रेंट पे दोगे तो आपको सब चीज़ें ही देनी पड़ेंगी, ये नहीं है कि आप बिल्डिंग रेंट पे दे दोगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये जो इनकम होगी, जो इस बिल्डिंग से इनकम होगी, वो कभी भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं इंक्लूड की जाएगी। क्यों नहीं इंक्लूड की जाएगी? क्योंकि यहाँ पे जो रेंट है असेट्स का प्लस बिल्डिंग का, वो सेपरेट नहीं कर सकता। जब तक मैं इस रेंट को सेपरेट नहीं कर सकता तब तक इस इनकम को मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कह सकता। ओके, तो ये जरूरी है कि इन दोनों के रेंट को सेपरेट करना जरूरी है। ओके, सो कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर असेट्स। उसके बाद है पीजी एकोमोडेशंस। अब पीजी एकोमोडेशंस का मतलब क्या है? पीजी एकोमोडेशंस का मतलब यह है कि अब आप देखते हो स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं कॉलेज जाते हैं, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो पीजी ले लेते हैं, पीजी फैसिलिटी ले लेते हैं। अब जो मैं पीजी दे रहा हूँ वो मेरे लिए एक बिजनेस है, ना कि ये है कि मैं किसी को घर किराए पे दे रहा हूँ, ठीक है। पीजी जो दे रहे हैं वो उनके लिए वो बिजनेस है, उनका काम ही यही है पीजी वगैरह प्रोवाइड करना, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन जिसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, सो जो पीजी अगर अलॉट कर रहे हैं तो ये जो है ये किसका पार्ट है? ये इसका क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये बिजनेस एंड प्रोफेशंस का इनकम, इसको बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम ट्रीट करके चलेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। द असेसी मस्ट बी द ओनर। तो सेकंड कंडीशन ये थी, जो असेसी है वो ही उसका ओनर होना चाहिए। ओके, सो इट इज़ द ओनली ओनर हु आर लाइबल टू पे टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि जो ओनर है वो ही टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो उस जो हाउस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो असेसी ही होना चाहिए। अब कौन कौन ओनर हो सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ये देखते हैं। द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड। तो कहते हैं ना कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवा रखी है, जो पर्सन उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड होगा, जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी, वही उसका ओनर कहलाएगा। सेकंड, इन केस ऑफ मोर्टगेज। मोर्टगेज क्या होता है? मान लो आपने अपनी प्रॉपर्टी पर लोन ले रखा है, ठीक है, कहते हैं ना कि आपने प्रॉपर्टी पर हाउस लोन ले लो, तो अपनी प्रॉपर्टी पर लोन ले रखा है, तो उन केस में क्या होगा? इट इज़ द मोर्टगेटर एंड नॉट द मोर्टगेज। ओके, तो जो जिसने हाउस प्रॉपर्टी गिरवी कर रखी है, तो उस समय भी उसका जो ओनर होगा वही होगा जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी। ये नहीं है कि मान लो मैंने लोन ले रखा है तो मैंने किसी को अपने घर के जो कागजात हैं उसके पास गिरवी रख दिए तो इसका मतलब कि वो उसका ओनर हो गया, नहीं। मान लो कि मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से लोन लेने के लिए कहा हाउस लोन दे दो, बैंक ने कहा अपने घर के कागजात मेरे पास रख दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक मेरे घर का ओनर हो जाएगा, ठीक है, ओनर तो मैं ही रहूँगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहाँ बात कर रखी है। चलिए अब बात आती है डीम्ड ओनर। अब डीम्ड ओनर कौन से होते हैं? जो ओनर बनाए गए होते हैं, जो एक्चुअली में ओनर नहीं थे लेकिन बाद में ओनर बन गए किसी सिचुएशन से, उनको कहते हैं डीम्ड ओनर। तो ये कौन कौन हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। एनी इंडिविजुअल हु ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज हर स्पाउस। स्पाउस होता है वाइफ या हस्बैंड जिसको हम कह सकते हैं, विदाउट एनी कंसिडरेशन। मान लो कि मैंने अपनी वाइफ के नाम पे अपना कोई घर नाम करवा दिया, हालांकि मैंने उससे कोई कंसिडरेशन नहीं ली, मैंने नहीं कहा कि उसको 50 लाख मेरे को दे तब मैं तेरे नाम पे हाउस करूँगा, नहीं, तो मैंने वैसे करवा दिया, तो उस टाइम पे जो ओनर होगी वो मेरी वाइफ होगी। ओके, ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू हुम ए बिल्डिंग और इट्स पार्ट इज अलॉटेड अंडर ए हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम। अगर किसी एक मेंबर अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है जिसने किसी एक पार्ट को, प्रॉपर्टी के किसी एक पार्ट को, बिल्डिंग के किसी एक पार्ट को किसी कंपनी को अलॉट कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, तो वो कंपनी क्या मानी जाएगी? वो कंपनी जो है उस पर्टिकुलर पार्ट की ओनर मानी जाएगी। इफ़ ए पर्सन टेक्स ए लैंड ऑन लीज। अगर मैंने एक पर्सन ने कोई लैंड लिया है लीज पर, लीज समझते हो, लीज एक एग्रीमेंट है, ओके, एंड कंस्ट्रक्ट ए हाउस अपॉन इट, देन इट विल बी डीम्ड टू इट्स ओनर। अगर मान लो मैंने किसी से लैंड ले लिया लीज पर, सिर्फ लैंड लिया, उसके ऊपर बाद मैंने उसके ऊपर एक हाउस कंस्ट्रक्ट किया, तो उस हाउस का ओनर मैं ही माना जाऊँगा, जिसकी वो लैंड है वो नहीं माना जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा मुझे आने वाले टाइम में वीडियो लाने के लिए। चलिए अब जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है? इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर असेसी बिजनेस और प्रोफेशन। जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि अगर आप मान लो कोई आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो ये जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ ना करें। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ करोगे तो उससे जो इनकम होगी वो आपकी पीजीबीपी के अंदर लिखी जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सो इफ द प्रॉपर्टी इज यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो अगर आप उसको उसके लिए यूज़ करोगे तो आप उस किस में, पीजीबीपी हेड में उसको इनकम को शो किया जाएगा।
चलिए अब बात आती है कि आप हाउस प्रॉपर्टी को किस तरह कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आता है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल ही आता है। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे तो क्वेश्चन सिंपल सा ही आता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है कि आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, देखो मान लो हर साल जो है मेरी जो मकान है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू जो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब वो कैसे चेंज होती है, वो डिपेंड करता है कई सिचुएशंस के ऊपर। कि मान लो कि आजकल फेयर रेंट क्या चल रहा है। फेयर रेंट का मतलब कि मेरे जो पड़ोस में कोई मकान बिका, मान लो उस मकान जो है 50 लाख का बिका, 90 गज का था, मेरा भी मकान 90 गज का है, तो उसके अप्रोक्स में अपने मकान की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने किस रेट पर मैं अपना जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पर दे रहा हूँ, उसके थ्रू भी मैं एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है मुझे, उसके बेस पे भी मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है सालाना वैल्यू, एक प्रॉपर्टी की सालाना वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आगे देखेंगे। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस, हर एक एरिया में जो उसकी म्युनिसिपल कमेटी होती है वो कुछ ना कुछ टैक्स चार्ज करती है, तो इसे कहते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। ये फिक्स होते हैं, ये पहले से हमें पता होता है। उसके बाद अगर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अगर हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास आती है नेट एनुअल वैल्यू, कि हमारे पास एनुअल वैल्यू कितनी आ गई। उसके बाद आती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। हमें दो तरह की डिडक्शन भी मिलती है, एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, अब देखो जब भी आप कभी भी, अब मान लो एक इंडिविजुअल बेस पे अगर आप टैक्स फाइल कर रहे हो तो आपको क्या है, एक्सपेंसेस की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसमें हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करते हो। मान लो इस साल मैंने पेंट करवा लिया, या नेक्स्ट ईयर मैंने कोई उसमें कंस्ट्रक्शन करवा ली, कुछ भी करवा लिया, तो एक्सपेंसेस की डिडक्शन हमें मिलती है। बट कई बार हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस कराते हैं, मान लो थोड़ा सा एक्सपेंसेस करवा लिया, 10,000 का करवा लिया, या 5,000 का करवा लिया, 2,000 का करवा लिया। अब ये पॉसिबल नहीं होता कि हर साल के एक्सपेंसेस को मैं क्या करूँ, नोट करूँ। ठीक है, इसलिए मैं एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देता हूँ 30% की। ये 30% का मतलब ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस मैंने करे होंगे उसको मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि 30% में डिडक्शन पहले से मान के चल लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो डिडक्शन होती है एक्सपेंसेस के नाम की होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने मकान बनाने के लिए कोई प्रॉपर्टी, अपना हाउस बनवाने के लिए कोई मान लो लोन लिया बैंक से या कहीं से भी लिया, उस बोरोड कैपिटल पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसकी भी आपको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो ये दो तरह की डिडक्शन आपको मिलती है, इन दोनों डिडक्शन का आपको पता होना चाहिए। इसको लेस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू में से अगर आप ये डिडक्शन लेस कर दोगे तो आपकी जो आएगी वो बचेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो ये था हमारा वे, कैलकुलेटिंग वे, कि किस तरह हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। आगे हम एक प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल में आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। चलिए, अब है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द फ्लोइंग फैक्टर। अब जो एनुअल वैल्यू है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर बेस करती है, एक बार ये देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, कि हमने अपना जो हाउस है या कोई प्रॉपर्टी है वो रेंट पर दे रखी है। ठीक है, अब मेरे को कितना रेंट रिसीव हो रहा है, वो मेरा एक फैक्टर है किस चीज़ का, एनुअल वैल्यू निकालने का। सो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑन लेटिंग द हाउस प्रॉपर्टी, कि कितना मेरे को रेंट रिसीव हो रहा है उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देने के बाद। म्युनिसिपल वैल्यू, हर एक एरिया में अपनी अलग वैल्यू, जो उसकी म्युनिसिपल कमेटी होती है वो अपने हर एक जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू डिटरमाइन करती है। ठीक है, जो हमारी म्युनिसिपल कमेटी होती है, हर एक एरिया की अपनी अपनी म्युनिसिपल कमेटीज होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी कोई वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, तो उसको भी हम क्या ट्रीट करके चलते हैं, एक फैक्टर होता है जो हमारी एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज नॉर्मली चार्ज हाउस म्युनिसिपल टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेटिंग सच एज ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद है फेयर रेंट। फेयर रेंट ये है कि मेरा आस पड़ोस वाले ने अगर कोई हाउस रेंट पर दे रखा है या अभी कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने हाउस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। फेयर रेंट इज अ रेंट विच इज सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फेच इन द सिमिलर और सिमिलर लोकेलिटी, इट इज लेट आउट फॉर ए ईयर। कोई मेरे पड़ोस में कोई अभी हाउस था, सेम मेरे जैसा ही था, वो अभी लेट आउट पर दे दिया उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कौन सा होता है, स्टैंडर्ड रेंट इज फिक्स अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो कुछ जो रेंट होता है वो हमारे रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, जिसको हम खुद से डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली, कि उसमें लिखा होता है कि 90 गज की प्रॉपर्टी का इतना रेंट फिक्स किया जाएगा, या इतना होगा तो टू रूम सेट होगा तो उसका इतना रेंट फिक्स किया जाएगा। रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली फिक्स होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी क्या है डिटरमाइन की जाती है एनुअल वैल्यू।
उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट, कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या, मैं कितने एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहा हूँ। एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर अमंग द म्युनिसिपल वैल्यू एंड द फेयर रेंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू में से और फेयर रेंट में से जो सा क्या होगा, हायर होगा, वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट होगा। ठीक है, अब इनके थ्रू मैं क्या करूँगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। वो किस तरह करूँगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए अब एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपके आगे, देखते हैं। चलिए, फेयर रेंट हमको गिवन है 90,000 पर मंथ का, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 10,80,000 रुपये। ठीक है, एक महीने का दे रखा है, पूरे साल का कैलकुलेट कर लिया। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 72,000 पर मंथ की, तो एक साल की कितनी होगी, 8,64,000 रुपये। उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट 80,000 रुपये का, तो एक साल का कितना हो गया, 9,60,000 रुपये। एक्चुअल रेंट दे रखा है 1,00,000 रुपये एक महीने का, तो एक साल का कितना हो गया, 12,00,000 रुपये। ठीक है, अब ये तो है, ये चीज़ें आपको गिवन होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहला काम आपको देखना है म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू में और किस चीज़ में देखोगे, फेयर रेंट में। सबसे पहला काम क्या होता है, आपने देखनी है म्युनिसिपल वैल्यू में और फेयर रेंट में, ये देखना है कि इनमें से दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है, हमारी म्युनिसिपल कमेटी, और फेयर रेंट कौन सा है, जो हमारे आस पड़ोस में से हम देख के पता लगाते हैं कि इसका इतना रेंट आला है तो हमारा भी इतना ही रेंट आएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको ये देखना है कि म्युनिसिपल वैल्यू में से और फेयर रेंट में से विच वेवर इज हायर, तो जोन सा हायर होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे, अपनी प्रेजेंट वैल्यू मान के चलेंगे। तो देखो फेयर रेंट कितना है, 10,80,000 रुपये, और म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 8,64,000। ठीक है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, फेयर रेंट। तो हमारी जो सिलेक्ट क्या है, कौन सा आएगा, फेयर रेंट। जो प्रेजेंट वैल्यू कौन सी होगी, 10,80,000 रुपये। अब जो सेकंड पार्ट आता है, इसको देखो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर आपका एनुअल वैल्यू, सबसे पहला टास्क क्या है, आपको म्युनिसिपल वैल्यू में और फेयर रेंट में देखना है कि कौन सा बड़ा है। उसके बाद आपको जो वैल्यू आई है और जो स्टैंडर्ड रेंट हमको गिवन है, उसके बाद जो वैल्यू आई है और स्टैंडर्ड रेंट में, वो देखना है कि इसमें से कौन सा लोअर है। याद रखना, स्टैंडर्ड रेंट में से और जो वैल्यू हमारे पास आई है उसमें से हमको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास लोअर है। सो स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 9,60,000 रुपये, और जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 10,80,000 रुपये। तो इसमें से लोअर कौन सा है, जो सा लोअर होता है वो हमारे एक्सपेक्टेड रेंट होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा होता है, विच एवर इज लोअर, जो सा इनमें से लोअर होगा। तो स्टैंडर्ड रेंट में से और जो वैल्यू आई है उसमें से लोअर कौन सा है, 9,60,000 रुपये। तो हमारी वैल्यू कौन सी होगी, 9,60,000 रुपये। अभी भी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, अब हमारे पास क्या बचा, एक्चुअल रेंट। अब जो वैल्यू आई है और जो एक्चुअल रेंट है, इसमें से देखना है बड़ा कौन सा है। इसमें से बड़ा जो है वो है 12,00,000 रुपये। तो हमारी जो वैल्यू होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो कितनी होगी, 12,00,000 रुपये। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा होगा। देखो ये चीज़ें समझाने की नहीं है, इसमें मैंने जो एनुअल वैल्यू थी, म्युनिसिपल वैल्यू थी, वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस होता है, आपको कुछ प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला टास्क आपको ये देखना है कि फेयर रेंट में से और म्युनिसिपल वैल्यू में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, सेकेंड टास्क आपको ये देखना है स्टैंडर्ड रेंट में से और जो इनकी वैल्यू आई है उसमें से छोटा कौन सा है। थर्ड टास्क कौन सा है, जो वैल्यू आई है और जो एक्चुअल रेंट है इनमें से बड़ा कौन सा है। फिर ये देखना आपको, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अगर एक्चुअल रेंट में कुछ ऐसा रेंट भी है जो अनरियलाइज है, जो हमें मिला नहीं है, तो उस रेंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा एक्चुअल रेंट होगा। ओके, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। क्वेश्चन हमारे पास जनरली ऐसा भी आ सकता है, तो कई बार आए हुए क्वेश्चन इस तरह का भी, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब दो तरह की डिडक्शन मिलती है, मैंने आपको बताया था डिडक्शन, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% की, उसके बाद डिडक्शन मिलती है ऑन बोरोड मनी फॉर हाउस प्रॉपर्टी। आपने कुछ लोन लिया हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उसके ऊपर भी आपको डिडक्शन मिलती है उसके इंटरेस्ट पर। तो पहली डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, कि आपने कोई इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने कोई लोन लिया था, ठीक है, हाउस को माने रिकन्स्ट्रक्ट करवाने के लिए, ठीक है, या रिपेयर करवाने के लिए कोई लोन लिया था, उस लोन पर अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई इंटरेस्ट पे करा है तो उस इंटरेस्ट की फुल डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड है बी में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड, कि जिस ईयर में आपका हाउस कंप्लीट हो जाता है उससे प्रीवियस ईयर में आपने कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, तो उस लोन की जो डिडक्शन होगी वो आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। ठीक है, मान लो कि 2013 में आपका हाउस कंप्लीट हो गया और आपने कोई मान लो उसका जो आपने लोन ले रखा था उसका इंटरेस्ट 2 लाख रुपये है, तो 2 लाख की आपको डिडक्शन मिलेगी आने वाले 5 सालों के लिए। तो 2 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, 40,000 रुपये की आपको हर साल की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये तो मिलेगी,
जो ऊपर वाली है, साथ में ये भी मिलेगी, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो आपकी टोटल क्या हो जाएगी, डिडक्शन हो जाएगी। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आप एक एग्जांपल देखते हैं। वैसे पीपीटी में एग्जांपल करवाना कोई इतना डिफिकल्ट है थोड़ा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हर एक पेज में टर्न करना पड़ेगा आपको, इस करके एग्जांपल कंप्लीट होगा। ठीक है, जनरली ये बोर्ड्स वगैरह पर ही करवाए जाते हैं। वैसे मैं ट्राई कराया कि पीपीटी में आपको क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो मैं सेपरेटली आपको किसी भी तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं, एक बार पढ़ के देखोगे तब पता लगेगा। तो मिस्टर जेड ओन्स ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मुंबई। एक मिस्टर जेड है, पर्सन है, जिसने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है। रेजिडेंशियल होता है जिसमें हम रहते हैं, वो प्रॉपर्टी ली है मुंबई के अंदर। ही अर्न 12 लाख एज ए रेंट फ्रॉम इट। ठीक है, एक साल का रेंट दे रखा है 12 लाख रुपीज़। ओके, 1 लाख रुपए एक महीने का। इन फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20। द म्यूनसिपल वैल्यू, तो ये कौन सा रेंट हो गया, एक्चुअल रेंट हो गया। म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है 9,60,000 रुपये। फेयर रेंट दे रखा है 9 लाख रुपये। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 8,40,000 रुपीज़। हाउ एवर आउट ऑफ 12 लाख, जो 12 लाख रुपये जो रेंट बताया है ना मैंने, ये वाला जो एक्चुअल रेंट है, अनरियलाइज रेंट है 1 लाख रुपीज़। तो जो रेंट हमें रिसीव नहीं होता, किसी भी कारण से हमें कुछ रेंट रिसीव नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं अनरियलाइज रेंट। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट अब कितना हो गया, मैंने आपको बताया था कि अनरियलाइज रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट में से माइनस हो जाता है। तो अब हमारे पास एक्चुअल रेंट हो गया कितना, 11,000, तो 11 लाख रुपीज़। तो 11 लाख रुपीज़ हमारे पास क्या हो गया, एक्चुअल रेंट हो गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो अनरियलाइज रेंट होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, फर्दर ही हैड पेड इंटरेस्ट 4,60,000 रुपीज़ का इन द करंट ईयर। ठीक है, उन्होंने इंटरेस्ट पेड करा। एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 20 लाख रुपीज़ का लोन लिया था उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर। म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है 60,000 रुपीज़ का। व्हाट इज़ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर जेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 से 21। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहली कंडीशन आपके पास आती है कि आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। आपने क्वेश्चन का कुछ नहीं देखना नीचे का, इससे तो पहले भूल ही जाओ। सबसे पहला टास्क आपके पास क्या है, आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको पता है कैसे निकलती है। सबसे पहले हमको कंपैरिजन करना पड़ता है म्यूनसिपल वैल्यू में और फेयर रेंट में। ठीक है, तो म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9,60,000 रुपये। फेयर रेंट कितना है, 8 लाख रुपये। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 9,60,000 रुपये। तो सबसे पहले इनमें से बड़ा कौन सा है, तो इसमें डायरेक्ट गिवन है। ओके, मैं वैसे बताता हूँ, इनमें से बड़ा कौन सा है, 9,60,000 रुपये। अब इसको कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक मिनट, तो स्टैंडर्ड रेंट है 8,40,000। तो इन दोनों में से देखते हैं सबसे कम कौन सा है, 8,40,000। तो हमारा आ गया 8,40,000, हमारा क्या आ गया, स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब इसको एक्सपेक्टेड रेंट को कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट कितना है हमारे पास, 11 लाख। ओके, 11 लाख कैसे है, मैंने आपको बता दिया था। 11 लाख में से और 8,40,000 में से बड़ा कौन सा है, 11 लाख। तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 11 लाख रुपीज़। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी 11 लाख कैसे आई। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अगर मान लो कुछ टाइम के लिए, मान लो मैंने अपना रेंट पे दिया था कोई हाउस, 5 महीने वो रेंट उसने भरा, उसके बाद वो चला गया खाली करके, तो एक्चुअल रेंट जो होगा वो हमारा कितना होगा, 5 महीने का ही माना जाएगा। ठीक है, अगर लॉस हुआ वैकेंसी के कारण उसको माइनस कर दूंगा। ओके, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई होप आपको क्लियर हो गई होगी किस तरह आई है। चलिए अब चलते हैं हम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आएगी। तो आपको पता है कि 11 लाख हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। इसके बाद हम नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस आपको पता है हमारे पास कितने हैं, 60,000 रुपीज़ के हमारे पास क्या है, म्यूनसिपल टैक्सेस है। तो 60,000 रुपीज़ के क्या है, म्यूनसिपल टैक्सेस हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। इसके बाद जो आया वो आया हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सकता है मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि किस तरह उस डाउट को, मतलब कि डाउट ही क्लियर कर दूंगा। ओके, उसके बाद है डिडक्शन। अब हमें डिडक्शन मिलेगी। पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की। ठीक है, ये आपको पता है किस तरह की डिडक्शन है, मैंने क्लियर कर दिया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन किसकी होती है, एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं हमारे उस प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, सो डिडक्शन मिलेगी 30% की। तो 30% नेट एनुअल वैल्यू का 30% कितना होगा, 3,12,000। कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। ओके, पहली डिडक्शन तो हमने दे दी। दूसरी डिडक्शन आती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब बोरोड कैपिटल के अंदर डिडक्शन 2 तरह की आएगी। एक तो हमने जो इंटरेस्ट था देख लेते हैं।
पहली डिडक्शन तो मिलेगी जो हमने क्या है इंटरेस्ट पेड किया था, आपको पता है कि इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है 4,60,000 इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। एक तो डिडक्शन इस चीज़ की। दूसरी मिलेगी इस पे, आपने इन द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 20,000 ऑन लोन टेकन ऑन दिस प्रॉपर्टी, तो 20,000 का लोन लिया। जब मैंने कहा था हाउस कंप्लीट होने तक के का जो लोन होता है उसको हम 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर पेड करते हैं, उसकी डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में हमको मिलती है। तो इसका 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4,60,000, ओके। ओ सॉरी, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 लाख, ओके। सो हमको जो मिला टोटल जो डिडक्शन मिली इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल पे वो कितने मिली, 8,60,000 रुपीज़ की, ओके। 4,60,000 हमें ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर का था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, वो हमें गिवन है। सेकंड हमने 155 से डिवाइड करके जो हमने कैलकुलेट करा है, किस तरह आया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। सो 10,40,000 रुपीज़ में से हमने इनको सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा आ गया लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी 1,32,000। तो जरूरी नहीं है हर बार इनकम ही होगी, तो लॉस होना भी पॉसिबल है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट हाउस प्रॉपर्टी का। इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल सकता, जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ तक ही देखने को मिलेगा, ओके। तो इस तरह का आपको पता, आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरह हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। कहीं भी आपका डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ओके। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्वेश्चन है, DS इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। म्युनिसिपल वैल्यू ₹30,000, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 30,000 रुपीज़ की, एक्चुअल रेंट दे रखा है 25,000 रुपीज़ का, फेयर रेंट दे रखा है 36,000 रुपीज़ का, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 28,000 रुपीज़ का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एटलीस्ट यहाँ तो आप करेक्ट आंसर ही दोगे, ओके। तो ऑप्शन ए 30,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 36,000, ऑप्शन डी 28,000, ओके। सो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर करना। फॉलो मी ऑन अकेडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। अगर आप नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं ऑलरेडी लेक्चर्स जो 4 यूनिट्स हैं वो मैं डाल चुका हूँ, ओके, वो भी देख सकते हैं आप। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।